हाइंड लिम्ब की बात करें, ठीक है, तो हाइंड लिम्ब में पश्चात पैर में भी कितनी होंगी? 30 होंगी। कौन कौन सी देखते हैं, चलिए। फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला ये भी एक है, पटेला ये भी एक है, टार्सल, टार्सल जो है 7 है, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5 है, और फेलेंजेस 14 है, ठीक है। तो यहां पर ये कितनी हो गई? 30 हो गई। देखिए कहां पर क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए इसको फिर से लेके आते हैं पिक्चर में। ये देखिए, ये वाली दिख रही है आपको, ये पूरी बोन जो कि शरीर की सबसे बड़ी सबसे मजबूत अस्थि होती है, फीमर। इसको क्या बोलते हैं? फीमर, ठीक है। फीमर के बाद ये जो ये देख रहे हैं, ये बड़ी सी अंदर की तरफ, अंदर मतलब मीडियल, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ देख रहे होंगे मीडियल, और एक पतली सी बाहर की तरफ है, ये देख रही है बाहर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ है ये तो है कौन सी? टिबिया। और ये जो बाहर की तरफ जो पतली सी है दोनों तरफ लेटरल साइड पर, ये कौन सी है? फिबुला। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो हमारा एंकल ज्वाइंट होता है, यहाँ पर होगी टार्सल, ठीक है, ये दिख रही है टार्सल आपको, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये टार्सल हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये लंबी लंबी मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद उंगलियों में कौन सी हो जाएगी? फेलेंजेस, ठीक है। पहले टार्सल, ये इधर से देख लीजिए, ये टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर आगे फेलेंजेस, ठीक है। और नी कैप जो बोल रहे हैं पटेला, वो ये है, ये देखिए, ये पटेला, ये घुटने पे ये कैप बनाता है, इसको अपन कहते हैं पटेला। ये देखिए, ये हो गई फीमर, ये फीमर का हेड हो गया, ये हो गया, इसको अपन कहते हैं, ये एक ओभार जैसा होता है, ये भी जैसे ह्यूमरस में था वैसे ही यहाँ कहलाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। वहाँ ट्यूबरोसिटी थी, यहाँ ट्रोकेंटर है, और यहाँ पर छोटा सा ओभार होता है नीचे की तरफ, उसको कहते हैं लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। इसके नीचे अगर अपन बात करें तो इसके नीचे टिबिया और फिबुला होगी। अंदर की तरफ तो हो गई टिबिया, अंदर की तरफ, अंदर मतलब मीडियल, टिबिया, ये क्या हो गई? मीडियल, अंदर की तरफ। और बाहर की तरफ दोनों पैरों में बाहर की तरफ एक पतली सी अस्थि आपको दिखाई थी अभी मैंने, बहुत पतली सी होती है, कमजोर होती है बहुत, ये होती है फिबुला। ये क्या है? फिबुला। यहाँ पर नी कैप होगा, ये जो भाग है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये है नी कैप, जिसको क्या बोलते हैं? पटेला, जो कि घुटने का जो है कैप बनाता है, नी कैप कहते हैं, ठीक है। और ये घुटना संधि हो गई, नी ज्वाइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होंगी? टार्सल होंगी। टार्सल कितनी होती है? 7 टार्सल होती है। यहाँ पर टार्सल होंगी, देखिए, ये 7 होती हैं कुछ इस तरह से। कौन कौन सी 7 है भाई? कैल्केनियम होती है,
टेलस होती है, क्यूबॉइड होती है, नेविक्यूलर होती है, और ये जो तीन दिख रही हैं 1 2 3, ये तीनों है क्यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म 1 2 3, कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, तो 7 क्या हो गई? टार्सल हो गई। इसमें सबसे बड़ी जो होती है ना वो कैल्केनियम होती है। ये जो कैल्केनियम है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, और ये एड़ी बनाती है। जो हमारी हील होती है, एड़ी होती है, वो यही बनाती है। तो अपन ऐसे करके देख रहे हैं ना, अगर आप ऐसे देखो साइड से तो आपको यहाँ पर दिखेगी। ये देखिए, फिर से मैं आपको इस स्केलेटन में दिखाता हूँ, इसकी फिर से हमें जरूरत पड़ गई। ये देखिए, ये सबसे बड़ी, ये कैल्केनियम है, ये दिख रही होगी आपको साइड से। सबसे बड़ी जो हमारी एड़ी बना रही है इसको अपन क्या बोलते हैं? कैल्केनियम। और ये जो ऊपर टिबिया फिबुला से जुड़ रही है ना, इसके ऊपर, कैल्केनियम के ऊपर देखो, ये टिबिया फिबुला से जो जुड़ रही है वो ये होती है, टेलस होती है। मतलब अगर अपन साइड से देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई देगी। अगर आप साइड से देख रहे हैं तो ये कुछ व्यू हमको ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर तो हो गई कौन सी? ये तो हो गई कैल्केनियम। कैल्केनियम, ठीक है, कैल्केनियम जो कि क्या बना रही है? जो एडी बना रही है। यहाँ पर होगी, ये हो गई टेलस, और जो ये जो टिबिया और फिबुला आके जुड़ रही है, ये फिबुला और ये टिबिया। मतलब टिबिया और फिबुला किससे आकर जुड़ रही है? वो टेलस से जुड़ रही है। ये साइड व्यू से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। फिर बाकी की यहाँ पर होंगी, और जो होंगी वो यहाँ पर होती है, ठीक है, उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब क्या व्यू है इसका, ठीक है। इसके बाद 5 क्या होती है? मेटाटार्सल। तो वही 5 मेटाटार्सल बना दे भाई अपन। अंगूठा अंदर की तरफ होगा, ये यहाँ पर, ये तो ये मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल से फेलेंजेस, वही अंगूठे में 2, बाकी सब में 3 3 3 और 3। फेलेंजेस कितनी हो गई? 14, ठीक है। फेलेंजेस जो है वो 14 हो गई। तो वही फॉर्मूला वही होगा, क्योंकि अंगूठे से चलते हैं तो अपन 2 3 3 3 3, फेलेंजेस का फॉर्मूला वही है, क्योंकि अंगूठे की तरफ से लिखना चालू करते हैं तो 2 3 3 3 3 आएगा। तो ये पूरी देखिए 30 बोन हो गई, 30 अस्थियां हो गई जो कि हाइंड लिम्ब में होंगी। तो यहाँ पर फोर लिम्ब में भी 30 थी और हाइंड लिम्ब में भी 30 है, ठीक है। तो ये अस्थियां। अब चलिए गर्डल्स के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्डल्स, ये क्या बोलते हैं? मेखला। इस गर्डल में सबसे पहले आते हैं अपन पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, ये जिसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होती है। एक तो स्केपुला होगा, स्केपुला 2 है, और क्लेविकल भी 2 है। स्केपुला और क्लेविकल, देखिए स्केपुला ये पीछे की तरफ, यहाँ पर अगेन इस कंकाल को लाते हैं, ये देखिए, ये जो है ये त्रिकोण अस्थि होती है ना, ये जो पीछे की तरफ, कंधे के पीछे की तरफ, ये है स्केपुला, और ये जो सामने दिखाई दे रही है, ये सामने है क्लेविकल। ये ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ये क्लेविकल है, ठीक है। तो क्लेविकल देखिए, स्केपुला में ये एक प्रोसेस निकली, देखिए प्रवर्ध निकला हुआ है जिससे ये क्लेविकल जुड़ी है। इस प्रवर्ध को हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, जिससे क्लेविकल आकर जुड़ती है। क्लेविकल एक तरफ तो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी है, दूसरी तरफ देखो किससे जुड़ी हुई है? दूसरी तरफ ये जुड़ी है स्टर्नम से। क्लेविकल इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्केपुला है, देखिए कुछ इस तरह से अपन बनाते हैं, मैं भी और बताता हूं आपको।
ये देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से एक प्रोसेस और निकलेगी, उसका खैर अपन को कोई खास काम नहीं है। इसके पुलाव में ये हो गई एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रवर्ध, जिससे क्या जुड़ेगा, क्लेविकल जुड़ेगा। ये हो गई कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस जो है इससे तो मसल्स जुड़ते हैं, पेशियां जुड़ती हैं, ठीक है ना। और ये एक फोजा हो गया जिसको अपन कहते हैं गिलिनॉइड फोजा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। गिलिनॉइड फोजा से ये जो ह्यूमरस है इसका हेड जुड़ता है अंदर, और शोल्डर ज्वाइंट बने। ये देखिए, सामने करते हैं, इसको सीधा करते हैं, ये लो। यहाँ पर एक फोजा है, देखो इसके पुला में, ये अंदर, जिससे इस ह्यूमरस का हेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ह्यूमरस का हेड जुड़ने के लिए एक फोजा होता है, एक गड्ढा होता है, एक गर्तनुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गिलिनॉइड फोजा। और गिलिनॉइड फोजा के साथ क्या जुड़ता है, ह्यूमरस, इससे ह्यूमरस हेड जुड़ता है, और ह्यूमरस का हेड जुड़कर क्या बनाता है, शोल्डर, शोल्डर जो है, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, कंधे की संधि बनाता है, ठीक है। और एक्रोमियन प्रोसेस से क्या जुड़ता है, इससे क्लेविकल जुड़ता है, इससे क्लेविकल जुड़ती है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं कंधे के ऊपर उभार भी हमें महसूस होता है, वो क्लेविकल है। क्लेविकल जुड़ने वाली एक्रोमियन प्रोसेस है, क्लेविकल नहीं, जहाँ से क्लेविकल जुड़ा हुआ है वहाँ की एक्रोमियन प्रोसेस है। जो कंधे के ऊपर थोड़ा सा हमको उभार महसूस होता है, वो आप देखिएगा, वो एक्रोमियन प्रोसेस का उभार है जिससे क्लेविकल जुड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्लेविकल की। तो क्लेविकल इस तरह से, सिग्मॉइड इस तरह से होती है, सिग्मॉइड होती है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर पे होती है ना, सिग्मॉइड होती है। सिग्मॉइड मतलब थोड़ी सी घूमी हुई सी होती है। इसमें एक तरफ से तो ये किससे जुड़ेगी, एक तरफ से ये जुड़ेगी इसके पुला से, इसके पुला की कौन सी प्रोसेस से, कौन से प्रवर्ध से, एक्रोमियन। और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ेगी, स्टर्नम के मेनुब्रियम से। स्टर्नम का जो ऊपर वाला भाग बात करी थी अपन ने, यहाँ पर ये जो मेनुब्रियम अपन ने पढ़ा था, ध्यान है ना, ये वाला भाग इस मेनुब्रियम से जुड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई पेक्टोरल गर्दन, ठीक है। पेक्टोरल गर्दन के बाद आते हैं अपन श्रोणी मेखला पे, नीचे वाली, जहां से फीमर जुड़ रही होती है, श्रोणी मेखला की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पेल्विक गर्दन। ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला, ठीक है। तो पेल्विक गर्दन या श्रोणी मेखला की चलिए बात करें। देखिए ये दो श्रोणी मेखला है, पेल्विक गर्डल है, दो होती हैं, दोनों इस भाग में जुड़ी होती हैं। ये देखिए दोनों के बीच की जो संधि होती है उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। दो श्रोणी मेखला हो गई, या इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं। ये जो श्रोणी मेखला होती है बेसिकली इसमें दो अस्थियां होती हैं जो कि कॉक्सल बोन या इननॉमिनेट बोन कहलाती है,
इननॉमिनेट बोन कहलाती हैं। ये 2 होती है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। और प्रत्येक कॉक्सल बोन जो होती है वो 3 अस्थियों के संलयन से बनती है। 3 अस्थियां कौन कौन सी? इलियम, ये होगी प्यूबिस और ये होगी इस्चियम। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 अस्थियों के संलयन से बनती है कॉक्सल बोन। ये एक कॉक्सल बोन, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, और 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बनती है पेल्विक गर्डर। ठीक है, 2 कॉक्सल बोन के बीच की जो संधि होती है वो क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस है। इसमें एक गर्दनुमा संरचना होती है, एसिटाबुलम, और इस एसिटाबुलम से जो है फीमर का हेड जुड़ता है। फीमर का जो शीर्ष भाग होता है वो यहां से जुड़ता है। आप देख सकते हैं, ये वाली बोन की अपन बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये है श्रोणि मेखला। ठीक है, ये एक कॉक्सल बोन है, ये दूसरी कॉक्सल बोन है। दोनों के बीच की संधि देखिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, इसमें गड्ढेनुमा संरचना है, गर्तनुमा देखिए दोनों तरफ। जहाँ पे ये फीमर जो है इसका हेड जुड़ा हुआ है, शीर्ष भाग, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 अस्थियों के संलयन से बनी है इलियम, प्यूबिस और ये इस्चियम। ये नीचे वाली जो दिख रही है वो क्या है? इस्चियम है, आपको ये जो दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये तो इलियम हो गई, ये प्यूबिस हो गई और ये इस्चियम हो गई। यहाँ प्यूबिस हो गई, प्यूबिस के बाद ये इस्चियम हो गई। ठीक है, और इसके बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को कहते हैं हम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। वो यहाँ पर होगा, जिससे तंत्रिकाएं वगैरह जो है वो पास होती हैं। ये प्यूबिस तो ये है, अपन ने ये बताया। ठीक है, और ये जो गड्ढा है वो क्या है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ये जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो हैं वो पास होती हैं, तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियाँ ये होकर गुजरती हैं इस चीज़ से। ठीक है, और यहाँ से क्या जुड़ता है? ये हेड जुड़ता है। किसका हेड? जो अपन ने कहा फीमर का। इस तरह से फीमर बोन होती है ना, उसका हेड जुड़ता है इस भाग से और हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये हिप जॉइंट बनाएगा। तो ये है पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला के बारे में। और यहाँ पर बीच में जो ये जगह दिख रही है, ये कोई जगह ऐसी खाली नहीं है। यहाँ पर वो वर्टेब्रा होंगे। कौन से वर्टेब्रा होंगे बोलो? सैक्रम होगा, कॉक्सिक्स होगा, वो यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, सैक्रम, कॉक्सिक्स, जो कि बाकी जंतुओं में पूंछ बनाएगा, ये कॉक्सिक्स वर्टेब्रा, तो वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी बोन्स पढ़ ली। टोटल जो 126 अस्थियां थी, 126 बोन थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अक्षीय कंकाल भी आ गया उसमें और एपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय कंकाल भी आ गया। चलिए, अब अपन बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स या जिसको क्या बोलते हैं? संधियां जो। ठीक है, जॉइंट्स या संधियां। तो देखिए, जॉइंट्स में पहले जॉइंट जो है, फर्स्ट टाइप के जॉइंट, जिनको अपन कहते हैं अस्थिल संधि, अस्थिल, या इनको अपन कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, या इसी को अपन कहते हैं सिनआर्थ्रोसिस। ठीक है, ये जो फाइब्रस जॉइंट हैं, ये फाइब्रस जॉइंट क्या होती है? ये इमूवेबल होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये फिक्स होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है स्यूचर्स। स्यूचर क्या है? जो हमारी ये जो खोपड़ी की अस्थियां होती है, क्रेनियम की मेनली, इनके बीच के जॉइंट, क्रेनियम में पढ़ा ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सब अस्थियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हैं। इनमें कोई गति होती है क्या? इनके बीच में कोई भी गति नहीं होती। फाइब्रस जॉइंट में आते हैं स्यूचर्स। दूसरा अपन बात करते हैं गम्फोसिस। गम्फोसिस जो है वो भी फाइब्रस जॉइंट है। गम्फोसिस क्या होते हैं? जो दांत की जड़ होती है और जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी और दांत की जड़, इनके बीच के जो जॉइंट होते हैं उनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती। ठीक है, वो गम्फोसिस कहलाती है। दूसरा जॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं कार्टिलेजिनस या उपास्थल संधि कहते हैं इनको, उपास्थल संधि, या इसको जो है एम्फीआर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। एम्फीआर्थ्रोसिस,
ये जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में गति तो होती है लेकिन सीमित गति होती है, बहुत कम गति होती है, ठीक है ना। गति तो कर सकते हैं, बहुत कम गति होती है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कशेरुक के मध्य संधि, जो दो अलग अलग कशेरुक है वर्टेब्रा है, उनके बीच की जो संधि होती है उनमें गति तो होती है, लेकिन गति कैसी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसी तरह से प्यूबिक सिम्फाइसिस, अभी अपन ने पढ़ा था प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, दो श्रोणि मेखला के बीच की जो संधि होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो भी जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट में आएगी। और वर्टेब्रा की ज़ाइगोपोफाइसिस के मध्य, वर्टेब्रा की ज़ाइगोपोफाइसिस को अपन इसमें ना लिखें, इसकी जगह पे अपन लिख लेते हैं स्टर्नम व रिब्स के मध्य। जो स्टर्नम होती है उरोस्थी, और ये जो रिब्स होती है जो हमारी पसलियां, इनके बीच का यहाँ जो ज्वाइंट होता है वो भी कैसा होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, सीमित गति होती है। तीसरी अपन बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट की। साइनोवियल ज्वाइंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायआर्थरोसिस। ये जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है या डायआर्थरोसिस होता है, इसमें स्वतंत्र रूप से गति होती है। मतलब गति स्वतंत्र रूप से का मतलब ये नहीं कि कहीं भी गति हो जाएगी, स्वतंत्र रूप का मतलब है कि बहुत अच्छी गति होती है इसमें, ठीक है ना। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जैसे ये बोन होती है, जो हमारी बोन है, जो हमारी अस्थियां हैं, मान लो ये दो अस्थि है, इनके बीच की संधि की बात कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ये जो है साइनोवियल झिल्ली होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इसमें द्रव्य भरा होता है जो कि स्नेहक का काम करता है, जिसको अपन साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये स्नेहक का काम करता है। इस कारण से दो संधियों के बीच में, दो अस्थियों के बीच में जो संधि होती है उसमें अच्छी खासी गति देखने को यहाँ पर अपन को मिल जाती है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं ये अपन बात कर रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट की। तो साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो कई तरह के होते हैं। अब साइनोवियल ज्वाइंट की टाइप्स भी देखें तो कई तरह के ज्वाइंट्स मिलते हैं साइनोवियल में। देखिए कौन कौन से, एक तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं इसको, कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट। होता क्या है, एक अस्थि है, उसका बॉल के जैसा तो उसका शीर्ष भाग होता है, और दूसरी अस्थि का सॉकेट के जैसा गर्तनुमा संरचना होती है, जिसमें वो हेड जो है वो धसा होता है, वो फिट होता है। धसा तो क्या होता है, फिट होता है, ठीक है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, जनरली ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ कर देता है, सभी दिशाओं में गति हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर समझ गए होंगे, एक तो शोल्डर ज्वाइंट की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट है। दूसरा अपना हिप ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट श्रोणि मेखला और फीमर के बीच में जो ज्वाइंट है उसको हिप ज्वाइंट कहेंगे, है ना। चारों दिशाओं में गति हो सकती है ना हिप ज्वाइंट की भी। या शोल्डर में भी देखो चारों दिशाओं में गति होती है। हिप ज्वाइंट जो है, पैर को आप इस तरह से चारों दिशाओं में गति करवा सकते हो, इस तरह से करवा सकते हो ना, ठीक है। स्टूल पे खड़े हो जाओ, पैर लटका लो, ऐसे नीचे चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। और इंकस एंड स्टेपिस, इंकस और स्टेपिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, कर्ण में, मध्य कर्ण में, उनकी अस्थियों के बीच की संधि भी बॉल एंड सॉकेट होती है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट है, इसको कब्जा संधि कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कब्जा संधि। कब्जा संधि क्या होती है, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है ना, दरवाजा अपन खोलते हैं, एक डायरेक्शन में खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, बस वही एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में गति होती है। जैसे ये कोहनी की संधि, ये एक दिशा में गति करती है, इसके अलावा ये दूसरी दिशा में गति नहीं करती, केवल एक ही दिशा में गति। ऐसे घुटने की संधि हो गई। तो ये सारे जो है हिंज ज्वाइंट कहलाते हैं, एक ही दिशा में गति होती है इसमें।
एक ही दिशा में गति होती है। एग्जाम्पल क्या है? एल्बो ज्वाइंट, कोहनी की संधि, नी ज्वाइंट, घुटना संधि। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर थर्ड जो है साइनोवियल ज्वाइंट का जो टाइप है, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट या इसको धुराग्र संधि कहते हैं। पाइवोट ज्वाइंट में क्या होता है? एक बोन, एक अस्थि फिक्स होती है, दूसरी उसके अराउंड, उसके चारों ओर गति करती है। एक जो है वो क्या बनाएगी? एक तो धुरी हो गई, ठीक है, धुराग्र संधि, एक तो फिक्स हो गई, दूसरी उसके इधर घूमती है। जैसे ये वाला जॉइंट जो हमारा होता है, जब हम ऐसे करते हैं ना राइट लेफ्ट गर्दन को, तो हमारा जो एक्सेस होता है, जो दूसरा वाला सर्वाइकल वर्टेब्रा है वो फिक्स होता है, और जो ऊपर वाला है, पहला वाला सर्वाइकल एटलस, वो ऐसे गति करता है, ऐसे इधर। ठीक है ना, तो एक फिक्स है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस के बीच का ज्वाइंट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि गति तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा, चारों दिशाओं में गति हो सकती है, सभी दिशाओं में गति हो सकती है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट की जैसी फ्री नहीं हो सकती। जैसे ये वाला ज्वाइंट सैडल, ये वाला कौन सा? अंगूठे की मेटाकार्पल और ये कार्पल, ये वाला ज्वाइंट याद रखिए। मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल। ठीक है, ये ज्वाइंट कौन सा कहलाएगा? ये ज्वाइंट सैडल ज्वाइंट होगा। ठीक है, चलिए सैडल ज्वाइंट के बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का मतलब क्या है? जो अस्थियां होंगी एक दूसरे के ऊपर सरकेंगी, ग्लाइड करेंगी। ठीक है ना, वो सरकेंगी। जैसे ये कार्पल, जब अपन कोहनी को ऐसे हिलाते हैं तो जितनी भी कार्पल्स है ना, ये यहाँ पर, ये कार्पल्स एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? कार्पल्स, कार्पल्स हो गया। दूसरा एग्जांपल होगा ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टेब्रा। ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टेब्रा। वर्टेब्रा का जब कशेरुक या वर्टेब्रा का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अपन ने ज़ाइगोपोफाइसिस पढ़ा था कि उसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, जो साइड में निकली होती है ऐसे, उसके ऊपर वाली प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, नीचे वाली पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस ओभार होते। तो ये नीचे वाला जो ज़ाइगोपोफाइसिस है वो नीचे वाले वर्टेब्रा से जुड़ा होगा, ऊपर वाला ज़ाइगोपोफाइसिस ऊपर वाले वर्टेब्रा से जुड़ा होगा। तो जब अपन इसे गति करते हैं, मूव करते हैं, तो वर्टेब्रा जब मूव होते हैं ना, तो क्या होता है, उनकी ज़ाइगोपोफाइसिस एक दूसरे के ऊपर, और नीचे वाले की जो ज़ाइगोपोफाइसिस है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, हल्की सी सरकती हैं, ग्लाइड करती हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, फिर लास्ट यहाँ पर अपन कॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड ज्वाइंट जिसको अपन कहते हैं। कॉन्डिलॉइड, और बेटा जो इंग्लिश में बता रहा हूँ उसको इंग्लिश में ही याद रखना है, उसको हिंदी में याद नहीं रखना है। जो हिंदी के टर्म थे वो मैंने बता दिए, बाकी जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में ही याद रहेंगे। तो कॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड क्या होते हैं? जिसमें गति ऐसी दो दिशा में होती है, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, उसको कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड कहते हैं, दो दिशाओं में गति, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये वाला मेटाकार्पल और ये फैलेंजेस, एक एग्जांपल। तो ये मेटाकार्पल उंगलियों की, और ये क्या हो गई? फैलेंजेस। तो बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। और एक ये ज्वाइंट भी है, यस ज्वाइंट, ये जो करते हैं ना गर्दन को ऊपर नीचे, ये यस ज्वाइंट है। यस ज्वाइंट ये ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में है। ऑक्सीपिटल ये पीछे वाली बोन, और एटलस पहला सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल, यस ज्वाइंट भी कहते हैं इसको, एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। और ये जो राइट लेफ्ट वाला था ये नो ज्वाइंट था, क्योंकि राइट लेफ्ट मूव करते हैं, ये यस ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स जो आपको सारे याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में, अस्थियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बोन्स
या अस्थियों के प्रकार। तो देखिए अस्थियों के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो होते हैं कार्टिलेजिनस। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। कार्टिलेजिनस बोन या कार्टिलेजिनस बोन को हम कहते हैं रिप्लेसिंग बोन। उपास्थि अस्थि, कार्टिलेजिनस या उपास्थि अस्थि कहते हैं इसको, ठीक है। इसको रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। देखिए कार्टिलेजिनस या उपास्थि अस्थि क्या होती है, जो उपास्थि के रूपांतरण से बनती है। नाम से समझ में आ रहा है, पहले भ्रूणीय अवस्था में क्या थी, उपास्थि थी, और उपास्थि के रूपांतरण से बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपास्थि अस्थि कहेंगे। उपास्थि अस्थि जैसे शरीर की अधिकतर अस्थियां जो है, बहुत सारी अस्थियां ऐसी हैं जो उपास्थि अस्थियां हैं। बड़ी अस्थियों में तो लगभग सारी ही, ह्यूमरस हो गई, फीमर है, रेडियस है, अल्ना है, टिबिया, फिबुला, रिब्स, वर्टेब्रा हमारे जो हैं, ठीक है ना, ये सारी क्या है, उपास्थि अस्थियों में आती हैं। जो पहले उपास्थि थी उसके बाद अस्थि में रूपांतरित हो गई, ठीक है। सेकंड जो है अपन बात करते हैं डर्मल बोन की। डर्मल या चर्म अस्थियां कहते हैं इनको, है ना, डर्मल बोन, या इसमें इन्वेस्टिंग बोन भी कहते हैं इनको, इन्वेस्टिंग बोन या मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है। चर्म अस्थियां होती है। चर्म अस्थियां किससे बनती है, चर्म के रूपांतरण से। भाई जो हमारी जो एपिडर्मिस होती है त्वचा में, उसके नीचे डर्मिस होती है, वो डर्मिस में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया और धीरे धीरे वो डर्मिस से अस्थियां बन गई, उसको डर्मल बोन कहते हैं। डर्मल बोन का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है स्कल बोन। कपाल की अस्थियां जो होती हैं वो सारी डर्मल बोन्स होती हैं। यहाँ पर क्लेविकल आ जाएगी, क्लेविकल भी क्या होती है, डर्मल बोन्स में ही आती है, ठीक है। उसके बाद स्केपुला भी डर्मल बोन है। थर्ड जो होती है वो सीसेमॉइड बोन। सीसेमॉइड बोन किससे बनती है, टेंडोन से, टेंडोन के रूपांतरण से बनती है, ठीक है। टेंडोन से बनने वाली अस्थियां कौन सी होती है, सीसेमॉइड बोन। सीसेमॉइड बोन का एग्जांपल है पटेला, जो नी कैप बनाता है, घुटना संधि के ऊपर होता है ना, और पिसीफॉर्म जो एक कार्पल होती है, अपन ने पढ़ी थी पिसीफॉर्म, वो भी क्या है, सीसेमॉइड बोन है, ठीक है। फिर बात करते हैं विसरल बोन। फिर बात करेंगे विसरल बोन की। तो विसरल बोन क्या होती है, जो शरीर के आंतरिक भागों में होती हैं। एक्चुअली ये जो है टूटकर शरीर के आंतरिक भागों में चली जाती है, अंगों के आंतरिक भागों में चली जाती है। शरीर के आंतरिक भाग तो क्या बोले, किसी भी विसरल ऑर्गन जो होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, उनकी गुहा में चली जाती है, ठीक है, उसको विसरल बोन कहते हैं। जैसे विसरल बोन हम में तो कोई नहीं होती, लेकिन विसरल बोन आपको मिलती है ओस कॉर्डिस मिलती है, जो हार्ट ऑफ डियर, हिरण के हृदय में। ओस पेनिस ये शिश्न में मिलेगी, किसके, रेट, और जो मांसाहारी जीव होते हैं शिश्न में, इसके पेनिस में मिलेगी, ठीक है। ओस रोस्ट्रेलिस, स्नाउट ऑफ पिग या पिग की थूथन जिसको कहते हैं, स्नाउट जिसको कहते हैं ना, थूथन सामने जो निकली होती है उसमें मिलती है, ठीक है। तो ये विसरल बोन के एग्जांपल है। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ बोन्स। अच्छा, इसमें मैं आपको बोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में बता देता हूँ, कुछ विकार के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। डिसऑर्डर या विकार, बोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर या विकार, ठीक है। डिसऑर्डर में पहली डिसऑर्डर जो है वो तो है आर्थराइटिस, या जिसको अपन कहते हैं संधि शोथ है बेसिकली। ऑर्थराइटिस में क्या होगा, जो ज्वाइंट होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, शोथ हो जाता है। 3 तरह की ऑर्थराइटिस आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलती है ऑस्टियो आर्थराइटिस,
ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है भाई, संधि शोथ तो होगा, लेकिन ये संधि शोथ किस कारण से होगा, ये संधि शोथ जनरली होता है वृद्ध अवस्था में साइनोवियल फ्लूइड के कम होने के कारण। भाई संधियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसके कारण वो आसानी से गति करती हैं। अगर उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो क्या होगा, जब वो गति करेंगी तो उनमें घर्षण होगा तो दर्द होगा। ठीक है, फिर एक होती है गाउट, और गाउटी ऑर्थराइटिस कहते हैं। गाउट में क्या होता है, संधि शोथ है, ये भी यूरिक अम्ल के जमाव के कारण, संधियों में जो है यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, उसके कारण होने वाली संधि शोथ है। तीसरी होती है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस किस कारण से होती है, ये 100 प्रतिरक्षा रोग है। ये अपन इसको 100 प्रतिरक्षा रोग में पढ़ते हैं कि 100 प्रतिरक्षा क्या है कि अपनी ही प्रतिरक्षा तंत्र के कारण जो है रोग जो होता है उसको 100 प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है 100 प्रतिरक्षा रोग, हालांकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ वाला, मानव स्वास्थ्य वाला, उसमें अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं को प्रतिजन समझने लगता है, अपनी ही कोशिकाओं को कोई बाहरी कोशिका समझने लगता है, और जब वो अपनी ही कोशिकाओं को बाहरी कोशिका समझेगा तो उसके लिए प्रतिरक्षियां बनाने लगता है, वो प्रतिरक्षियां उस कोशिका को मारने लगती हैं। तो यहाँ पर भी वही है, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस में क्या होता है, कुछ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षियां बनाने लगता है। प्रतिरक्षियां कौन सी, IgM प्रकार की, इम्यूनोग्लोबिन M प्रकार की, जिसकी वजह से हमारी साइनोवियल झिल्ली जो होती है वो साइनोवियल झिल्ली प्रभावित हो जाती है, और उससे फिर जो संधि शोथ होता है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। तो ऑर्थराइटिस या संधि शोथ भी ये 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद अस्थियों से रिलेटेड दूसरा रोग जो अपन पढ़ेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। कैल्शियम की कमी होगी और इस कैल्शियम की कमी से अस्थियां कैसी हो जाएंगी, अस्थियां भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सूखी लकड़ी की तरह हो जाती है, क्योंकि अस्थियों में जहाँ जहाँ कैल्शियम का जमाव था वहां से कैल्शियम निकल गया, तो अस्थियों में जहाँ कैल्शियम का जमाव था वहाँ छेद हो गए ना छोटे छोटे। तो ओष्टी मतलब अस्थि, पोर मतलब उसमें छेद हो जाना, तो भंगिया जो है भंगुर हो जाती है सूखी लकड़ी के समान, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका एक सामान्य कारण जो स्त्रियों में देखा गया है वृद्ध अवस्था में, वो देखा गया है एस्ट्रोजन की कमी। स्त्रियों में, हालांकि पुरुषों में भी हो सकती है, उसका कारण कुछ अलग है, लेकिन सामान्य रूप से ये स्त्रियों में देखी गई है, और स्त्रियों में भी वृद्ध स्त्रियों में जिनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य विकार है अस्थियों से रिलेटेड। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।